हमारे हाथ और पाँव जिस्मानी हरकत व सकनात का अहम हिस्सा होते हैं, लिहाजा उनकी सेहत और तवानाई का ख्याल रखना भी नहायत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर मर्द या फिर ख़वातीन हाथ और पाँव में सूजन की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। पैर हमारे जिस्म का सबसे मेहनत करने वाला उज़्व होता है, जो कि रोज़ाना सुबह उठने के बाद सोने तक पूरा दिन जिस्मानी वज़न को बर्दाश्त करके हमें चलने में मदद देता है, भागने, छलांग लगाने, खड़े होने और दीगर एक्टिविटीज़ करने में मदद देता है। 26 हड्डियाँ और 100 से ज़ायद मसल्स के साथ पैर और एड़ियाँ एक टीम के तौर पर काम करते हुए हमें हर तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनने में मदद देती हैं। और इसके साथ पाँव की सूजन एक तकलीफ़देह बीमारी है और ये कुछ लोगों के एक पाँव और कुछ के दोनों पाँव में भी बाज़ औक़ात होती है और ये इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। और ये बीमारी कहा जा रहा है कि 40 साल से ज़ायद अफराद में आम पाई जाती है और अक्सर औक़ात तो गुर्दों, जिगर और खून की बीमारियों में मुब्तला अफराद को ये मसला दरपेश होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बग़ैर किसी बीमारी के भी हाथ पाँव सूज जाते हैं। तो हाथ पाँव सूजने की क्या वजूहात हैं, इससे बचाव और इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुमान तारिफ, एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ डॉक्टर लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो हैं कहते हैं एडमा नामी कंडीशन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमारे हाथ पाँव टांगे वगैरह सूजना शुरू हो जाती हैं। हमें बताइएगा इस हवाले से कि मसला क्यों दरपेश आता है। असल में जो स्वेलिंग, सूजन या एडिमा, इसको अगर आप समझना चाहें तो ये जिस तरह आपने पहले ही काफ़ी चीज़ें बता दी, ये नॉर्मल भी हो सकता है जी। तो नॉर्मल आप इस तरह ले लें, अगर किसी का प्रोफेशन है जो सारा वक्त चलना फिरना, खड़े रहना, या घर में ख़वातीन बहुत देर तक जिनकी बाज़ बन जाती है कि हर वक्त भी काम करते रहना और किचन में हैं तो कई घंटे किचन में लगे रहें, तो उससे फिर एक नॉर्मल थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। या अगर लॉन्ग ट्रैवल किया जाए, अमेरिका से कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो बैठे बैठे वो भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है जो कि ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिर कुछ ख़वातीन में मखसूस अय्याम के दौरान थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। बाकी जो आ जाती हैं कुछ जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि अगर तो स्वेलिंग के साथ दर्द है, ओके, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है। अगर दर्द के साथ साथ पाँव के ऊपर स्वेलिंग के साथ लालगी या सुर्खपन आ जाए तो इसका मतलब है कि और किस्म की बीमारी हो सकती है। अच्छा। तो इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, इन्फेक्शन ये भी हो सकती है, और कुछ जैसे आपने बताया जिगर की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, इनमें भी हो सकती है स्वेलिंग। ठीक है। तो मतलब अगर ऐसी कोई किसी तरह की सूजन हो तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हम किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है? देखें, पहली तो बात यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे जिगर की और गुर्दों की बीमारियां, अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई अलामत ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो ये खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं और जब वो ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें फिर स्वेलिंग या सूजन पाँव पे आ सकती है। अच्छा। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ गुर्दों की बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें शुरू में ही ये ज़ाहिर हो जाती है। तो अगर स्वेलिंग हो जाए और मुसलसल रह रही है तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है कि भी किस वजह से है। अच्छा। और उसकी तशख़ीस के लिए डॉक्टर के पास रुजू करना बहुत ज़रूरी है। ताहम एक चीज़ देखने की ये है कि जो कुछ ख़वातीन में मोटापे की वजह से वज़न ज़्यादा हो जाए तो कुछ स्वेलिंग पाँव के गिट्टे के इर्द गिर्द आ जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो स्वेलिंग जो है उसको हम स्वेलिंग या बीमारी नहीं कहेंगे, वो एक फ़ैट है, वो डिपोजिशन है। ओके, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वज़न कम करने की ज़रूरत है। तो मे भी उससे आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव या इस तरह सूज सकते हैं? तो अगर आप हाथ और पाँव टोटल बॉडी में लें ना, जैसे आपने जिक्र किया मसल्स हैं, बोन्स हैं, तो जोड़ों की बीमारियों में अक्सर हाथ और पाँव दोनों सूज सकते हैं। ओके। जिसमें बाज़ यूरिक एसिड का बढ़ जाना या गैंठिया या कुछ और बीमारियाँ इस तरह की हैं जिसको रोमेटोलॉजी के डॉक्टर्स देखते हैं। तो उसमें हाथ पाँव का अकड़ाऊपन आ जाता है। जैसे आप सुबह आप उठें और हाथ पाँव जैसे अकड़ गए हुए हैं, जॉइंट्स जो हैं वो हरकत नहीं कर रहे, तो थोड़ी देर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करके फिर वो रवां हो जाते हैं। तो ये वो ऐसी चीज़ें जिसको देखना होता है। और बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स में सिर्फ विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसे हो सकता है। लेकिन एक चीज़ कॉशन यहाँ पे ये बतानी ज़रूरी है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो बाज़ लोग, क्योंकि हमारे पास एवरी चीज़ फ्रीली अवेलेबल भी है और हम लोग किसी से मशवरा लेने के बजाय
खुद ही दवाई खुद ही खाना ढूंढ के ज़रूर कर पड़ता लेते हैं। हाँ जी। तो ये हो सकता है कि भाई आप विटामिन डी ले रहे हैं तो रोज़ ही खा रहे हैं। कुछ हमने मरीज़ ऐसे भी देखे हैं जो रोज़ाना विटामिन डी खाते रहे, अच्छा। कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उससे गुर्दों पे असर पड़ गया। सो हर ओके। चीज़ को एक एहतियात से और एक प्रॉपर तरीके से ही खाना ज़रूरी है। खाना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जैक्टली जो दवाइयाँ जो हैं वो एहतियात से लेनी चाहिए। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर जिस तरह हमारे यहाँ पे शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, शुगर तो खैर बहुत ही हाँ कॉमन जी। है, और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका अगर हम बर वक्त इलाज ना करें या उसकी देखभाल ना करें तो अल्टीमेटली तो गुर्दों पे असर, आँखों पे असर, हार्ट पे असर, सब पूरे जिस्म पे असर हो सकता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखे हैं जिन्होंने एक दफ़ा तशख़ीस हो गई, इंसुलिन लग गई और इंसुलिन शुरू हो गई और 10-10 साल तक खुद ही इंसुलिन को ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। और ये हकीकत है, बाज़ दफ़ा हम ऐसे मरीज़ देखें तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास आते हैं जब उनके गुर्दे बिल्कुल फेल हो चुके होते हैं। ओके। तो जो स्वेलिंग है वो पानी की ज़्यादती हो जाती है जिस्म में। ठीक है। तो गुर्दों की वजह से जब होती है, इसलिए कि जब पेशाब के अंदर प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाए तो उसकी अलामत क्या होगी कि शुरू में जो यूरिन है, पेशाब, उसके ऊपर झाग सी बन जाती है। ठीक है। और या जब आप फ्लश करें तो उसके ऊपर एकदम झाग बहुत, जिस तरह जो कपड़े धोने का साबुन सर्फ है होता उससे है, आप हाँ। कर लें हाँ। तो उससे बहुत सारे बबल्स ज़रा बन जाते हैं। ओके। तो उस तरह की नज़र आएगा और ये एक पहली अलामत है और उसको फ़ौरी तौर पे सीरियस लेना चाहिए और फ़ौरी तौर पे यूरिन का टेस्ट होना चाहिए, जिससे हमें पता चले आया प्रोटीन आ रही है कि नहीं। और यूरिन का तो पता चल जाता है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद साथ ब्लड के टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके। सो उन ब्लड के टेस्ट में हमें पता चलता है कि गुर्दों का फंक्शन या उसका काम करने की सलाहियत कहाँ तक है, नॉर्मल है या नहीं है। तो ये दो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग ज़रा सा भी कुछ हो तो फ़ौरन स्पेशलिस्ट की तरफ भागते हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। आपके पास जो सिंपल एक अच्छे MBBS डॉक्टर जो आपके मोहल्ले में हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, वो आपका फ़ौरी तौर पे तशख़ीस कर सकते हैं, आपके शुगर का भी इलाज कर सकते हैं। इसी तरह जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो भी शुगर का इलाज कर सकते हैं। फिर इसके बाद डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो आपके गुर्दों के इब्तदाई तौर पे तशख़ीस कर सकते हैं। अच्छा। खुद ही आप मरीज़ों को हमने देखा है कि वो ज़रा कुछ हो जाए तो फ़ौरन ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, मैं कोई इस स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट के हाँ। पास जाऊँ, मैं उस स्पेशलिस्ट के हाँ। पास जाऊँ। उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है। बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं और दवाइयों को आपस में टकराव कह लें या एक दूसरे का कोई ज़्यादा कर रही है, कोई कम कर रही है दवाई, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। तो बाज़ बार 3-3 4-4 नुस्खों के साथ हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा एक रुझान जो है ठीक नहीं है, तो जिसका हमें काफ़ी हद तक इसको कहना चाहिए कि भी ये लोग इससे अवॉइड करें तो बेहतर है। अवॉइड करें और अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मुझे डॉक्टर नुमान ये बता दें कि जिस तरह की सूरत हाल आप बता रहे हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स आप बता रहे हैं, इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स देख के हमें क्या अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे दोनों गुर्दे ही सही तरह काम नहीं कर रहे हैं या अभी एक गुर्दा या फंक्शन सही तरह काम नहीं कर रहा? असल में जब गुर्दों की बीमारी आती है तो हाँ जी। दोनों गुर्दों में आती है। ओके। बड़ी रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि एक गुर्दे पे शायद ना हो, लेकिन होता है, हाँ। दैट्स एक्सट्रीमली रेयर, उसकी ओके। अपनी एक वजूहत हैं। लेकिन आम तौर पे समझने के लिए ज़रूरी है कि जब गुर्दों पे असर होगा तो दोनों गुर्दों पे असर दोनों गुर्दों पे होगा होगा, और ठीक है। उसी की वजह से फिर आगे अलामात तो सारा कुछ आएगा। हम्म। एक और जो चीज़ जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपने एक जिक्र भी किया कि एक टांग में भी स्वेलिंग हो सकती जी, है, जी। दोनों में भी हो हाँ जी। सकती है। एक टांग में स्वेलिंग होने का रीज़न आमतौर पे ये है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि पाँव की उंगलियों के दरमियान बाज़ दफ़ा छोटे छोटे वो ज़ख़म से बन जाते हैं, हाँ, आमतौर पे जिनको कहते हैं फंगस इन्फेक्शन होगी। ओके। उससे थोड़ा सा ज़ख़म से रास्ता बन जाता है जहाँ से फिर बैक्टीरिया जाके पूरी इन्फेक्शन कर सकती है। इसको हम सेलुलाइटिस आम तौर पे कहते हैं। ठीक है। तो जिसको एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट किया जा सकता है और साथ वो फंगस का इलाज भी ज़रूरी है। फिर कुछ लोग बहुत देर तक बैठे रहें काम के लिए या वैसे या नेट पे बैठे हुए हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं या ट्रैवल करके आते हैं फ़्लाइट्स में, ऐसे पेशेंट्स में ऐसे लोगों में बैठे रहने की वजह से क्लॉट बन जाता है। ओके। तो क्लॉट दोनों तरफ भी बन सकता है, लेकिन आमतौर पे एक साइड पे। तो ऐसी सूरत में टांग में दर्द होगी, पिंडली सूज जाएगी और साथ स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसका इलाज फौरी तौर पे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्लॉट्स टूट के फिर लंग्स में जाके और हार्ट में जाके लंग्स में भी जा सकता है और दैट कैन बी अ वेरी सीरियस थिंग, और उससे फ़ौरन डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी किसी कंडीशन में जिसमें टांग में दर्द हो और स्वेलिंग हो और यूनिलैटरल हो, एक साइड पे हो,
ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे फिजिशियन से रुजू किया जाए। ठीक है। जो शुगर के पेशेंट्स में आम तौर पे किसी भी किस्म का ज़ख़म बहुत जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे ही है, तो वो ज़ख़म जो है वो फिर आगे इन्फेक्शन बना के पूरी टांग और पूरे जिस्म में फैल सकता है। हाँ